कुछ क्वेश्चन बच्चों के ऐसे आ रहे थे कि सर क्या हम एक जगह से पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ भाई, कोई एक जगह आपका अल्टीमेट एम क्या है, पढ़ाई करना या जॉब लेना। समझ रहे हो, मतलब एक बुक को कंप्लीट करना एम है या फिर जॉब लेना आपका अल्टीमेट एम है। जॉब लेना है ना भाई, तो जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से पढ़ लो। अगर मुझे स्किनर का कोई वो है थ्योरी है, वो मुझे एक बुक से अच्छे से समझ में नहीं आई तो दूसरी से पकड़ लो, दूसरी से नहीं आई तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग। बस मेन मकसद आपका क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग समझना। मेन मकसद आपका क्या है कि कंसेप्ट क्लियर करना। मेन मकसद आपका है जॉब लेना। तो इसलिए जहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर होना वहाँ से पढ़ लो। और अपनी ये एक रिसर्च का जो अपना पढ़ाई का काम है ना, ये जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक कंटिन्यू रहता है भाई। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या लगता है कि ये हो जाएगा कि अब आपको कोई नई चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी, अब बस आपको रिवाइज करना है। नहीं भाई, जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता ना तब तक आप हर बार नई चीज़ें सीखोगे। बहुत सारी नई चीज़ तो बिल्कुल एग्ज़ाम में बैठ के ही आपको पता चलेंगे। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करो। और मॉक टेस्ट कैसे करने, मॉक टेस्ट जब भी आपका 50-60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसी टाइम आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है। समझ में आई मेरी बात। और मॉक टेस्ट को यूज़ करो अपने प्रिपरेशन के लिए, अपनी प्रिपरेशन को मॉक टेस्ट में मत यूज़ करो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट से जितने भी आप पॉइंट आउट कर लो कि हाँ भाई ये 10-15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक अनटच टॉपिक से आएंगे, ये तो सर मैंने मतलब पढ़े देखे हैं लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं किए थे, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन आ गए सर, तो उनको तुरंत अलग से पॉइंट आउट किया और 1-2 दिन उनके ऊपर लगाने, उन टॉपिक्स को क्लियर करना। अगली बार जब मॉक करो तो ध्यान रहे कि ये इन टॉपिक से आपके मार्क्स ना कटे। समझ आई मेरी बात। तो ऐसे ही हमने मॉक टेस्ट करने। और मॉक टेस्ट भाई कहाँ से करने, ग्रेड अप से करो, टेक्स्ट बुक से करो, प्रतीक शिवालिक सर से कि वो है वहाँ से कर लो, चाहे ध्यान मंत्रा से कर लो, चाहे कहीं और से मिल कर लो, कहीं से भी करो लेकिन कर लो। और बहुत दबा के करो, खूब एनालिसिस करो अपने मॉक टेस्ट का बैठ के, उनका रिजल्ट क्या रहा, कौन से क्वेश्चन आपसे हुए हैं वो भी चेक करो, कौन से नहीं हुए उनको भी चेक करो, जो छोड़ दिए वो तो करने ही करने हैं। तो मॉक टेस्ट आपकी तैयारी के 70% तक हिट रेट बढ़ा देंगे। मैं बार बार पॉइंट आउट मॉक टेस्ट को एवं नहीं कर रहा भाई, बहुत ध्यान से करो, ठीक है। तो अगला क्या था भाई, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन साथ साथ में मॉक टेस्ट रखो और साथ साथ में 60% सिलेबस होता ही आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाता है ऑलरेडी, है ना, क्योंकि उसके बाद का जो कंसेप्ट आएंगे कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी लेकिन कहीं ना कहीं वो पुराने से रिलेटेड होगी। तो इसलिए आपका 60% सिलेबस कंप्लीट होते ही आप अपने माइंड में एक चीज़ बना लेना कि आपका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। समझे मेरी बात। फिर आगे क्या था कि नोट्स कैसे बनाए। देखो भाई मैंने नोट्स, मैं नॉन मेडिकल से 12th है, मैंने कॉपी तक नहीं बनाई थी 12th में। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि आप बिल्कुल ही नोट्स बनाने बंद कर दो, बिल्कुल बनाओ भाई, लेकिन नोट्स ऐसे बनाओ जो आपकी हेल्प कर सके। ऐसा ना हो कि आप नोट्स बनाते बनाते पूरा टाइम ही खराब कर दो अपना। समझ गए। तो खूब मेहनत करो और नोट्स बनाओ लेकिन लिमिटेड बनाओ। हेलो भाई, तो देखो आज हमने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे ना उनमें से कुछ मोटे मोटे से आंसर बता देता हूँ। आंसर इन द सेंस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके साथ साथ आपको बताता हूँ मैं मॉक टेस्ट, रिवीजन और आपको अपने नोट्स वोट्स से कैसे क्या करना चाहिए इनका एक छोटा सा बड़ा स्मार्ट सा तरीका बताता हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और अगर आप नए हो तो भाई आपका वेलकम है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगे तो। और चलिए करते हैं फिर। तो पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन था ना वो था कि अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम अडल्ट देन इन डैश। मीन्स कि जो बच्चों की जो थिंकिंग है ना, जो बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस है वो अडल्ट से, बड़ों से कैसे डिफर करता है। तो इसका सीधा सा आंसर था कि जो पियाजे ने बात की थी वो बड़े और छोटे थोड़ा सा थिंकिंग पैटर्न उनका चेंज हो सकता है। लेकिन मान लो छोटा बच्चा है वो ये सोचा है कि भैया खिलौना मेरा कैसे हो, बड़ा ये सोच लेगा कि भाई जॉब मेरी कैसी हो। समझ रहे हो। तो काइंड तो डिफर कर सकता है, अमाउंट में डिफर नहीं करेगा। समझ गए। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे 80 साल के दादाजी हो, सभी अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये बात पियाजे ने कही थी कि भी जो बच्चों की और बड़ों की थिंकिंग है वो काइंड में, मतलब प्रकार बोलते हैं ना हिंदी में, काइंड को प्रकार में डिफर कर सकती है लेकिन अमाउंट सेम ही रहेगा उनका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी
पियाजे का थोड़ा बड़ा ध्यान से समझना भाई। पियाजे और कोलबर्न कह कोग्निटिव डेवलपमेंट वाले लेसन में चैप्टर में जो बिल्कुल मतलब ये लगा लो आप, इन पे तो ऐसे ग्लिटर पेन से इंपॉर्टेंट लिखवा लेना कि ये तो आएगा ही आएगा, है ना। और साइंड बाय एग्जामिनर ऐसे लिख लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हिंदी में बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक लड़की है, सीता नाम था उसका, और उसको हमने सिखाया कि भी हाथ से दाल और चावल को कैसे खाया जाता है। और फिर वो धीरे धीरे चीज़ें सीख गई। अब उसको जितनी बार भी दाल और चावल दिया जाता है तो वो क्या करती है, वो खुद से ही दाल और चावल को मिक्स करके हाथ से खा लेती है। तो ये क्या प्रोसेस है अभी बताता हूँ। ये प्रोसेस भी जो डिफाइन किया गया था वो पियाजे ने ही दिया था। तो पियाजे ने क्या बात कही थी, पियाजे ने कहा था कि भी ये असिमिलेशन है। मतलब हम सभी ना अपनी लाइफ में, मान लो हमारे सामने कोई एक नई चीज़ आई, तो अब दो ही चीज़ें हैं यार, या तो हम उस, अगर हमारे पास आई है कोई चीज़, हम अपने एनवायरनमेंट के साथ या जैसा भी उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ हमारे पास आएगी। और अगर नई चीज़ आएगी तो दो ही चीज़ें हैं, या तो हम अपने प्रीवियस नॉलेज में गेन तो करेंगे ही करेंगे ना, किसी के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे तो। अब इंटरेक्ट करने से दो ही चीज़ें होती हैं, नया एक्सपीरियंस गेन होगा। अब नए एक्सपीरियंस से हम दो चीज़ें गेन करते हैं। पहली है प्रीवियस नॉलेज में ऐड ऑन करके इस चीज़ को रख लेते हैं। मान लो हमने देखा कि एक बच्चा छोटा सा, उसने देखा कि भी ब्लैक कलर का उनके घर डॉगी है, तो उसको मन में आ गया कि छोटा बच्चा है, तो उसके मन में मान लो ऐसा आ गया कि भी 4 पैरों वाले ना कुत्ते होते हैं, ठीक है, 4 पैरों वाले और ब्लैक कलर का कुत्ता होता है। तो ये चीज़ एक उसके मन में आ गई, ये एक बेसिक नॉलेज है। फिर उसने देखा कि भी एक दिन उनके पड़ोस में एक वाइट कुत्ता दिख गया उसको, तो उसने सोचा अरे नहीं, ब्लैक कलर का भी कुत्ता होता है, और ब्लैक नहीं वाइट कलर का भी कुत्ता होता है। तो क्या हुआ, ब्लैक कलर का भी कुत्ता होता है और वाइट कलर का भी कुत्ता होता है, दो चीज़ें ऐड होगी ना, ये हो गया अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन एक चीज़ होगी, लेकिन उसने एक मन में उसके दिमाग में बैठ गई छोटे बच्चे के कि भी 4 पैरों वाले जो ना कुत्ते होते हैं। लेकिन कल को उसने क्या देख लिया, 4 पैरों वाले गाय देख ली, तो अब उसके मन में आया कि यार ये भी कुत्ता है क्या। फिर हम में से, आप में से किसी ने बताया कि नहीं नहीं इसको कहते हैं गाय। तो अब उसके मन में क्या मॉडिफिकेशन हुआ, जो पहले से स्कीमा के अंदर एक चीज़ वो बना ली थी, तो अब उसने क्या चेंज किया कि भाई 4 पैरों वाले कुत्ते भी हो सकते हैं और 4 पैरों वाले और जानवर भी हो सकते हैं, गाय भैंस, ये सारी चीज़ें। समझ में आई। तो इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। असिमिलेशन है कोई भी नई चीज़ जब हम ग्रहण करते हैं, जीवन में किसी के साथ इंटरेक्शन करते हुए जब हम नई चीज़ें ग्रहण करते हैं तो उसको कहते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन के भी दो पार्ट्स होते हैं कि भी कोई चीज़ हम ग्रहण करते हैं तो या तो हमने पुरानी चीज़ में ऐड करी होगी या हमने उसमें मॉडिफाई किया होगा। अगर एज इट इज़ ग्रहण कर ली पुरानी चीज़ में ऐड करके तो वो हो गया अडेप्टेशन, है ना, अडेप्ट कर लिया आपने चीज़ों के अकॉर्डिंगली। लेकिन हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया तो वो क्या हो गया, अकोमोडेशन। समझ में आई। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशल लर्निंग थ्योरी। तो देखो इसका आंसर तो ये था, वाइगोत्स्की ने क्या बताया था कि भी हम इंटरेक्शन करके नई नई चीज़ें सीखते हैं, इंटरेक्शन करके सीखते हैं। तो इसका एक ये भी तो चीज़ है ना कि भाई मान लो मैं आप लोगों से सीखूंगा तो जो थोड़ी बहुत मेरे अंदर चीज़ें उनसे आप सीखोगे। तो ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल, कि भी आप मेरे से सीखो मैं आपसे सीखूँ। एक तरह एक ही इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेना, रेसिप्रोकल लर्निंग के साथ साथ रेसिप्रोकल टीचिंग भी होता है, जो एक तरह से इंस्ट्रक्शनल मेथड होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों में से ही कुछ टीचर बनते हैं जो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे बच्चे क्या होते हैं उनके साथ मिलके उनकी चीज़ों को सुनते हैं, अपने नया नया ज्ञान ग्रहण करते हैं। बच्चे आपस में टीचर भी बनते हैं और बच्चे आपस में लिसनर भी बनते हैं, और फिर दूसरे वाले। तो ऐसे बच्चे ही आपस में रेसिप्रोकल टीचिंग करते हैं, और इंस्ट्रक्शनल मेथड है रेसिप्रोकल टीचिंग भी एक। तो ये चीज़ एक बार ऐड कर लेना, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसके बारे में एक बार डिटेल से आप पढ़ सकते हो अपनी बुक से। तो आगे क्या था, हाँ इसके बाकी जो ऑप्शन थे वो थे भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी स्किनर ने। स्किनर ने क्या कहा था कि भी देखो हम कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि हमें मनचाहा चीज़ मिल सके, है ना। जैसे हम माँ के जाने का इंतज़ार करते हैं, क्यों, ताकि हम जाके फ्रिज खोलें और फिर क्या मिले, मिठाई। समझ गए, या कुछ भी लगा लो, हम बढ़िया स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हमें अच्छी जॉब मिल सके,
ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब हमें वैकेंसी दिखे और फिर हम स्टडी करना स्टार्ट करें। जैसे ही हमें वैकेंसी दिखे हम स्टडी करना स्टार्ट करें, ये होगा क्लासिकल कंडीशनिंग। पहले हम रिजल्ट को देखें, उसके द्वारा हम रिएक्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले एक्शन करते हैं कि पहले से ही स्टडी करना स्टार्ट कर दी, वैकेंसी आई तो तुरंत एग्जाम क्लियर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग समझ में आई। क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी पावलोव जी ने और ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी स्किनर महाशय ने। चलिए आगे नहीं, और जो भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो आपको तो मेरे से भैया पूछ लेना, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और प्लीज़ थोड़ा सा अपने अंदर इन्वेस्ट करो भाई, नई नई चीज़ें सीखो। और आज आपने बताना कि जो मैंने सुबह होमवर्क दिया है वो आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखी और महाराणा प्रताप जी के बारे में आपने क्या पढ़ा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं।